नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम विश्लेषण आज का में हम बात करेंगे तेलंगाना चुनाव की। तेलंगाना में चुनाव 30 नवंबर को होने प्रस्तावित हैं और सभी दलों ने तेलंगाना में अपनी पूरी जान झोंक दी है। पूरा दिल्ली का कुनबा, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, जाकर तेलंगाना बैठ चुका है। तेलंगाना में आज राहुल गांधी ने रैली की तो वहीं कल जेपी नड्डा तेलंगाना में ताल ठोकेंगे। सभी दलों के दिग्गज एक दूसरे के सामने बाहें चढ़ा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना किसके दावों पर भरोसा दिखाएगा और किसके वादों को सिरे से नकार देगा, ये 3 तारीख को पता चलेगा। आज राहुल गांधी ने रैली की और बीआरएस भारत राष्ट्र समिति को जमकर उन पर राजनीतिक वार किया है। कल बीजेपी भी ताल ठोकने तेलंगाना में पहुंच रही है। कल पीएम मोदी ने भी तेलंगाना से अपनी बात रखी और जनता को कहा कि आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपको नया तेलंगाना देंगे। बीजेपी के लिए तेलंगाना के मायने बहुत अधिक है, क्योंकि तटीय प्रदेश कर्नाटका हारने के बाद बीजेपी के लिए दक्षिण के दरवाजे लगभग से बंद हो गए हैं। तो वहीं राहुल गांधी और समूचे कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कितना है अभी देश के भीतर और खास तौर पर दक्षिण के राज्यों में, उसको परखने की चुनौती है, उसको बनाए रखने का जंग है। इन्हीं तमाम जद्दोजहद में आज राहुल गांधी ने कर्नाटका में कई वादे किए। राहुल गांधी ने चुनावी रैली में घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 6 वादे किए हैं और राज्य में कांग्रेस की सरकार आते ही इन वादों को कानून में तब्दील करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा, महालक्ष्मी के तहत महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आते ही गैस सिलेंडर के दाम में कटौती होगी। उन्होंने कहा, आप सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तेलंगाना में हमारी सरकार आते ही महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी जाएगी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि किस तरह हर दल ने ये ठान लिया है कि राज्य के खजाने को खत्म कर देना है। कोई भी दल इस बात के बारे में बात नहीं कर रहा, इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा कि उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है कि आने वाले तेलंगाना के बच्चों का, तेलंगाना की महिलाओं का, तेलंगाना के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। सभी दल इंस्टेंट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और इंस्टेंट प्रॉफिट के ही चुनावी रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के लिए खास चीज ये भी है कि तेलंगाना में मुस्लिम बहुल क्षेत्र बहुत अधिक है और कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके अंदर सेंधमारी कैसे की जाए, क्योंकि गुजरात में भी हमें देखने को मिला था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वह कांग्रेस से छिटका था असदुद्दीन ओवैसी के गुजरात चुनाव में आ जाने के बाद। तो क्या कांग्रेस भी असदुद्दीन ओवैसी के वोट बैंक में ठीक उसी तरह सेंधमारी करने में सफल रहेगी या असदुद्दीन ओवैसी अपने साथ मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट करके रहेंगे? क्या कांग्रेस की जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटियां हैं उस पर जनता अपने विश्वास का मोहर लगाएंगी या केसीआर की सामाजिक सुरक्षाओं पर अपना भरोसा बरकरार रखेंगी या बीजेपी के कमल के फूल को वो तेलंगाना में खिलाएंगी? तमाम चीजें तेलंगाना के चुनाव में है। तेलंगाना की जनता 30 तारीख को मतदान करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी के जो 2 विधायक का एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस चल रहा है वो कांस्टेंट परफॉर्मेंस आगे की तरफ बढ़े, जिससे वह कर्नाटका के साथ साथ तेलंगाना में भी अपना राज स्थापित कर पाए, क्योंकि कर्नाटका
जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र दक्षिण का द्वार था, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिया। तो बीजेपी के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस रूप में काम किया जाए कि जो दक्षिण का द्वार कर्नाटका में बंद हो गया है वो तेलंगाना में वापस से खुल जाए। आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए जब उन्होंने केसीआर, बीआरएस के प्रमुख केसीआर पे कई तरह के राजनीतिक हमले किए। ये भाषण का कुछ अंश हम आपके लिए लेके आए हैं कि किस तरफ राजनेता तेलंगाना के चुनाव का मुंह मोड़ रहे हैं। तो तेलंगाना चुनाव में किसकी होगी विजय और किसका होगा राजनीतिक वनवास, किसका राजनीतिक वनवास चलेगा लंबा, ये 3 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि 30 तारीख को तेलंगाना के सभी राजनीतिक प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। आप पहले राहुल गांधी के भाषण का कुछ अंश सुनिए। ये लड़ाई दोराला और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। ఈ యాత్ర దొరల తెలంగాణకు ప్రజల తెలంగాణకు మధ్యలో జరుగుతోంది। दोराला तेलंगाना आपने 10 साल देखा। దొరల తెలంగాణను మీరు గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో చూశారు। एक परिवार का राज, पूरा का पूरा धन, तेलंगाना का धन एक परिवार ने आपसे छीना। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అంత సంపదను ఒకే ఒక కుటుంబం మీ జేబులో నుండి దోచుకున్నారు। 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने एक प्रोजेक्ट में आपसे छीना। 1 లక్ష రూపాయల ధనాన్ని కేవలం ఒకటే ప్రాజెక్టు గురించి మీ ప్రజా ధనాన్ని వాళ్ళు దోచుకున్నారు। इरिगेशन मंत्री थे, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बदल दिया। कल्वेश्वरम डैम को बिल्कुल नए तरीके से बनाया और पूरा का पूरा लक्ष्य सिर्फ चोरी करने का था। ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నవారు ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యొక్క మొత్తం డిజైన్ ను మర్చి వారికి అనుగుణంగా డబ్బులు దోచుకునే విధంగా చేసి మీ ధనాన్ని పూర్తిగా దోచుకున్నారు। मैंने अपनी आंखों से जाकर इस भ्रष्टाचार के चिन्ह को देखा। నా కళ్ళారా నేను కాళేశ్వర ప్రాజెక్టు చూసి జరిగిన కుంభకోణాన్ని కళ్ళారా పరిశీలించాను। प्रोजेक्ट कुछ ही साल पहले बना और खंभों में अभी से क्रैक आने शुरू हो गए हैं। ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టిన కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే దాని పునాదులు పగిలిపోయాయి। पूरा का पूरा डैम नीचे धस गया है। ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యొక్క మొత్తం డ్యాము లోపలికి కృషించిపోయింది। और लक्ष्य पानी देने का नहीं था, लक्ष्य चोरी करने का था। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యొక్క కట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం నీటి కోసం కాదు, దాని ద్వారా ధనాన్ని సంపాదించాలనే దురుద్దేశం। दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं। మీ యొక్క ముఖ్యమంత్రి మొత్తం దోచుకున్నారు। हमने भी कंप्यूटराइजेशन की बात की थी, हमने हैदराबाद बनाया। మేము హైదరాబాదు నగరాన్ని ఒక చారిత్రాత్మక నగరంగా నిర్మించి ఉన్నాము। पूरी दुनिया में तेलंगाना का नाम हैदराबाद ने ऊंचा किया है। విశ్వవ్యాప్తంగా మేము నిర్మించినటువంటి హైదరాబాదు ఒక కేంద్ర బిందువుగా విశ్వవ్యాప్త ప్రఖ్యాతి చెందిన నగరం మేము నిర్మించినది। उनके कंप्यूटराइजेशन में वो धरनी पोर्टल लाते हैं। కంప్యూటరైజేషన్ అనే నెపంతోని మీ భూములను ధరణి పోర్టల్ ద్వారా లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करेंगे। వాళ్ళు అన్నారు ఈ ధరణి పోర్టల్ ద్వారా మేము కంప్యూటరైజేషన్ చేస్తామని। मगर सच्चा लक्ष्य 20 लाख लोगों से जमीन छीनने का था। కానీ సత్యం ఏమిటంటే ఈ ధరణి భూమి పోర్టల్ ద్వారా 20 లక్షల ఎకరాల భూమిని లాక్కునే ఉద్దేశం మాత్రమే। लाखों किसानों से जमीन छीनी और अपने मित्रों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दी। లక్షల మంది రైతుల నుండి అన్యాయంగా భూమిని లాక్కొని వాళ్ళ స్నేహితులకు, వాళ్ళ మిత్రులకు ధారాదత్తం చేశారు మీ భూమిని। पैसे बनाने वाली सारी की सारी मिनिस्ट्रियां एक परिवार के हाथ में है। పైసలు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉన్న ప్రతి ఒక్క మంత్రివర్గాన్ని కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనలో వాళ్ళ చెక్కు చేదల్లో ఉంచుకున్నారు। चाहे वो जमीन हो, शराब हो, रेत हो, जहां भी पैसा बनता है वहां आपको केसीआर का परिवार का कोई ना कोई सदस्य मिलेगा। అది ఇసుకతో కూడిన మంత్రిత్వ శాఖ అయితేంది, నీరు అయితేంది, లిక్కర్ అయితేంది, ఇంకేదైనా ఆ అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు వాళ్ళ చెక్కు చేతల్లో ఉన్నాయి।
दलित बंधु स्कीम में 3 लाख रुपए का कट लेते हैं इनके एमएलए। దళిత బంధువుతోని వారు 3 లక్షల రూపాయలు కోత పెట్టి అందరికి దోచుకుంటున్నారు. 8,000 किसानों ने तेलंगाना में आत्महत्या की है। 8 లక్షల మంది రైతులు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. कल शाम मैं तेलंगाना के युवाओं से मिला। నిన్న సాయంత్రం నేను కొంతమంది తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువకులతో కలిశాను. अपना पैसा देकर, लाखों रुपए देकर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। వాళ్ళు లక్షలు వెచ్చించి పరీక్షలు రాస్తారు, ప్రిపేర్ అయ్యి. एग्जाम के दिन पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। కానీ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత తెలుస్తుంది వాళ్ళు రాసినటువంటి ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అయిపోయాయని. मतलब अगर आप केसीआर के मित्र हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, तो आसानी से आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो। मगर अगर आप तेलंगाना के युवा हो तो बिना पैसे दिए। तो सुना आप लोगों ने राहुल गांधी के भाषण का कुछ अंश। आपका क्या कहना है कि कांग्रेस तेलंगाना में कुछ चमत्कार कर पाएगी या केसीआर बरकरार रहेंगे तेलंगाना की सत्ता में? हमें जल्द से जल्द लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।